वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग, अदरवाइज गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है इसलिए रखा है उन विषयों पर जिन विषयों पर उन बच्चों को दिक्कत होती है जो स्टेट बोर्ड, खास करके जो बिहार बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। हिंदी टर्म होते हुए भी, हिंदी भाषा होते हुए भी वो कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं गौर कर पाते हैं, और वही आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन पर भारी पड़ता है। छोटी छोटी बातें जैसे भारत की चौहद्दी क्या है, बिहार की चौहद्दी क्या है, भारत के उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की अंतिम बिंदु क्या है, पूर्वोत्तर भारत की अंतिम बिंदु क्या है, पश्चिम भारत की अंतिम बिंदु क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारतवर्ष में, पूरब से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है। उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है, गुजरात से लेते हुए महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका के बाद गोवा के बाद केरला के बाद तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ तक जो कोस्टल एरिया है सबका नेमिंग है। तो नेमिंग कभी गौर किया नहीं, सबसे जानते थे कि भारत का कोस्टल एरिया या फिर कहते हैं तटीय प्रदेश बोलते थे, लेकिन कभी वो ये नहीं देखा उन्होंने कि कोरोमंडल कोस्ट भी होता है, कोंकण एंड गोवा भी होता है ना। इन सब बातों पर कभी गौर नहीं किया और एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि आप छठी क्लास में पढ़ रहे हैं और सैनिक स्कूल में हैं, नेतरहाट में हैं, नवोदय में हैं, या 8वीं क्लास में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10th के स्टैंडर्ड में, जब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ज्योग्राफी में, आज ज्योग्राफी के ही सब्जेक्ट को डील करेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ों को उन चीज़ों से पूछा जाता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, चाहे वो आप देंगे बिहार बोर्ड में, चाहे आप देंगे सीबीएसई बोर्ड में। एक आईसीएसई बोर्ड होता है, वहाँ हम नहीं कुछ कहेंगे, पर एनसीईआरटी का डाटा बहुत स्टैंडर्ड मानक है, वो यूपीएससी लेवल तक जाता है। तो अगर उन डाटा को स्टैंडर्ड तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ा जाए तो दुनिया का कोई कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता है। कम से कम प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से निकलेगी। रही बात मेंस की, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट पेपर हो ज्योग्राफी का, या फिर और भी तमाम एग्जाम्स जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे यूजीसी होता है, सीएसआईआर नेट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वहां पर आपको आसानी होगी। या फिर बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का कहने का मतलब है कि भारत का भूभाग का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन सा लास्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट में भी क्या, लैट लॉन्ग वैल्यू, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है आपका, नॉर्दर्न में, साउदर्न में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत और भारत के पड़ोसी देश के बीच कितना किलोमीटर का साझा बाउंड्री शेयर होता है। अगर साफ तौर पे पूछा जाए कि भारत किसके साथ ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो सबसे पहली गलती करते हैं सब, चाइना बोलते हैं। भाई चाइना कैसे हो गया, ऊपर नेपाल है, साइड में भूटान है, तो इतना बाउंड्री तो वो खुद खा गए, तो कैसे उन्होंने चाइना के साथ से बाउंड्री शेयर किया। जब आप बाउंड्री शेयर का डाटा देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल के पास देखेंगे, पूरा जाकर के कवर करता है 3214 किलोमीटर, सॉरी 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है जो भारत बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आप जिगजैग पाथ देखते हैं उसको स्ट्रेच करेंगे, या फिर आप उसको मैप इन्फो पर या गूगल अर्थ पर सर्च करेंगे या एनसीईआरटी का डाटा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 4096 किलोमीटर भारत जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगर हम कहेंगे भारत अफगानिस्तान का तो 106 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान का तो 3323 किलोमीटर। अगर कहेंगे कि हमारा जो भारत बांग्लादेश के साथ कितना है तो 4096 किलोमीटर, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर।
अगर बीच में नेपाल और भूटान नहीं होता वहां पर, तब भारत के साथ चाइना सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता। लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं, थोड़ा सा पोर्शन नेपाल, थोड़ा सा पोर्शन भूटान चला जाता है, इसीलिए भारत चाइना के साथ बाउंड्री ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू द बांग्लादेश। अब आपसे पूछेगा, भारत का भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, इसका मतलब पहले हम ये जान लें कि भारत का उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु क्या है, जो टॉप का जब सबसे एक्सट्रीम लेवल, कि भारत को वहां पर उच्च शिखर पर वह सबसे टॉप मोस्ट बिंदु क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे भारत का अंतिम बिंदु कहां है, तो आप चल जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड के नीचे, वहां पर है इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछे भारत का पश्चिम बिंदु, सबसे अंतिम बिंदु कहां पर है, तो वह है गौरमाता गुजरात के पास। और अगर आपसे पूछे पूर्वोत्तर का अंतिम बिंदु कहां है, तो वो जो क्षेत्र है किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका हुआ चारों तरफ का बाउंड्री का अंतिम बिंदु। अगर आपसे पूछे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतने सारे जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। आपने जाना भारत के पड़ोसी देश के बीच में कितना बाउंड्री शेयर होता है, आपने जाना भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का अंतिम बिंदु क्या है, आपने जाना कि इनके बीच की, भारत किसी के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो उसके बीच की लंबाई कितनी है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा कि भारत की जो तट रेखा है, यानी कि कोस्टल एरिया है, गुजरात से लेकर के बंगाल तक, उसकी लंबाई कितनी है, तो वह है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ये भारत का टोटल कोस्टल जो है, जो तट रेखा है, जो रेखा है, जो सागर से आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का जो बाउंड्रीज जो शेयर करता है भारत का, वो टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसको जानने के बाद हमको हमारा अगला स्टेप ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा या भारत से सबसे छोटा क्या है। तो भारत के ऊपर टोटल मिलाकर के टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल 7 देश हैं। पहला है रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा देश भारत है। ये है जो हमारा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जनसंख्या की दृष्टि से आज के डेट में जब हम देखते हैं सेंसस को, तो नंबर 1 पर पॉपुलेशन में इंडिया आता है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। जब हम रफ डेटा देते हैं, मैं बता रहा हूं, रफ डेटा देखते हैं तो पूछते हैं कि बिहार की कितना पॉपुलेशन है, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो लगभग 14 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पॉपुलेशन कितना है, तो 10 गुना 140 करोड़। और पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो इंडिया का 6 गुना 14 छक 84 840 करोड़। कहता है भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जाना जाता है। अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना चाहिए, जो कि काफी, हम यहाँ हिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। लेकिन जब जब ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आता है भारत की भौगोलिक स्थिति, तो वहां पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा विकसित थी। उनका जो विशाल साम्राज्य था, व्यापार था, सांस्कृतिक जो क्षेत्र थे, वो काफी वर्चस्व रहा है उनका, और ये इतिहासकारों ने माना। इसलिए हम भारत की भौगोलिक स्थिति जब पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम जरूर जिक्र करते हैं। इसका नाम जो है भारत का आर्यावर्त, उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर दिया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा, भारत का जो राजा था उस वक्त, भारत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। कहने का तात्पर्य यह है, भारत का नाम, कोई भरत नाम के राजा थे जो कि आर्यों के क्षेत्र से आते थे, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर थे। उन्होंने इस देश का नाम आर्यावर्त उनके नाम पर रखा गया, जो कि भारतवर्ष के तौर पर कहलाया।
कहता है वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी अर्थात हिंदुस्तान कहा। यूनानी ने इस नदी सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए इंडिया कहलाया। तो हम देखते हैं भारत कई नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त, भारत खंडे, इंडिया, भारत है, हिंदुस्तान, बहुत नामों से जाना जाता है। जो भी हमारे देश में आए उन्होंने अपनी भाषा में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त सब नाम रखा। सारे नाम अच्छे हैं, नाम में कोई ये नहीं है, पर हम भारत के निवासी हैं, इस बात का ख्याल रखें। हमें किसी से कोई कोई ये नहीं है। जो भी हमारे इतिहास थे, जिन लोगों ने इतिहास रच के चले गए, तो उनका तो नाम लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा किया या बुरा, वो हमारे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अब आते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी। अब हमने जो डिस्कस किया, देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, कहने का तात्पर्य यह है भारत के बारे में हर कोई पढ़ता है। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बारे में हर कोई पढ़ता है। भारत में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसके बारे में सब कोई पढ़ता है। भारत में कोस्टल एरिया होते हैं, ये सब पढ़ता है। लेकिन थोड़ा डिटेल्ड स्टडी पढ़ते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। मैं इसलिए इन बातों पर जोर देता हूं कि जब मैं चाइल्ड मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहा था, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था कि विच इज द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। मुझे नहीं आता था। रीजन ये था कि मैं एनसीईआरटी बुक तो फॉलो होता था मेरे स्कूल में, लेकिन मैं उसको पढ़ता नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। ठीक है जी। हाँ, कहता है कि दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। उत्तरतम बिंदु है जो सबसे टॉप में है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वोत्तर जो बिंदु है किविथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। इसका मतलब टॉप पे जो है लद्दाख है, बॉटम पे कन्याकुमारी है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में हमारा गुजरात है, और पूरे भारतवर्ष का अंतिम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है। इतना समझ में आया आपको? जी। अब हम देखेंगे कि जो भारत की जो समुद्री तट रेखा का जो जिक्र किया है हमने, संघ शासित क्षेत्रों का जो जिक्र किया है, जो 7516.6 किलोमीटर है, जो हमारा भारतवर्ष का कोस्टल का लंबाई है, वो कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरा लेंगे गुजरात, तीसरा लेंगे आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, पांचवा महाराष्ट्र, छठा केरला, सातवां उड़ीसा, पांचवा कर्नाटका, आठवां कर्नाटका, नौवां पश्चिम बंगाल, 10वां लक्षद्वीप, 11वां गोवा, 12वां पुदुचेरी, 13वां दमन एंड दीव। तो टोटल 13 कोस्टल एरिया यहां पर कवर किए गए, जिसका मतलब है भारत का टोटल कोस्टल एरिया जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने क्या सीखा, भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप उसके कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं, पर भारत का अंतिम बिंदु नहीं पढ़ते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूरे भारत का अंतिम बिंदु। उसके साथ साथ आपने सीखा कि भारत से कितने बड़े देश हैं, 6 बड़े देश हैं। 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर है। पॉपुलेशन में आज की डेट में नंबर 1 पर आ चुका है, वो अलग बात है। अब हम जानेंगे, हमने चर्चा किया था कि भारत के समुद्र तट के बारे में हर कोई पढ़ता है, लेकिन जब जिक्र आती है कि समुद्र तट का नाम क्या है, तो कोई नहीं बता पाता है। ये बातें 6ठी क्लास के बच्चे, नवोदय विद्यालय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, निजामुद्दौला के बच्चों को आना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करते हैं देहरादून की, तो रिटर्न तो बहुत अच्छा जाता है। इंटरव्यू में आते हैं, आपसे पूछ दिया जाता है भाई कोरोमंडल या कोंकण के पास कौन सा स्टेट है। अब आप समझ रहे हैं कोंकण क्या है।
कोरोमंडल क्या है, ये क्या चीज़ होती है भाई? हमने तो तट रेखा पढ़ी थी, हमने तो स्टेट के बारे में पढ़ा था, हमने तो यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, हमने तो राज्य के बारे में पढ़ा था, हमने तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा था। पर ये बीच में कोरोमंडल क्या आ गया है, कोंकण क्या आ गया, गोवा क्या आ गया, मालाबार कोस्ट आ गया, उसके बारे में सीक्वेंस में हम देखते हैं, है ना। पहले देखते हैं गुजरात में कच्छ का तट है, महाराष्ट्र में काठियावाड़ का तट है, गोवा के पास है कोंकण एंड गोवा है, फिर उसके नीचे है कनारा तट है, उसके नीचे केरल के पास मालाबार कोस्ट है, तमिलनाडु के पास कोरोमंडल कोस्ट है, उसके बाद पुदुचेरी से ऊपर उत्तरी सरकार तट है, उड़ीसा के पास उत्कल तट है और पश्चिम बंगाल के पास बैगा तट है। तो आपने देखा 7516.6 किलोमीटर है उस तट की जो कोस्टल एरिया की जो एरिया है उसकी नेमिंग क्या है, नामकरण क्या है। अगर आपसे पूछा जाए भाई तुम ये बताओ कि जो उत्कल जो तट है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्कल उड़िया शब्द है और ये शब्द उड़ीसा के पास है। अगर आपसे पूछे कि भाई कोरोमंडल तट कहाँ है, तो आप फटाक से बताओ, तमिलनाडु में। एक ट्रेन है जो वेस्ट बंगाल से होते हुए आपको तमिलनाडु चेन्नई के पास जाती है, चेन्नई सेंट्रल के पास, उसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और वो कोरोमंडल एक्सप्रेस तमिलनाडु के पास जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि उन स्टेट्स का नाम, उन राज्यों का नाम बताइए जो कि कोस्टल एरिया को कवर करते हैं। पहला है गुजरात, उसके नीचे है महाराष्ट्र, उसके नीचे है गोवा, उसके नीचे है कर्नाटका, उसके नीचे है केरला, उसके साइड में है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर पुदुचेरी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और एक लास्ट में आपका वेस्ट बंगाल है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का चर्चा हुआ था, एक लाइन बता दें, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है पर इसका नाम पश्चिम बंगाल रखा गया। कभी सोचा आपने कि इसका वेस्ट बंगाल क्यों नाम रखा गया? जब भारत बांग्लादेश के साथ अलग हुआ युद्ध के बाद, तो इसमें क्या हुई कि बांग्लादेश को कहा गया कि आप अपना एरिया रखिए, हमें अपना एरिया दे दीजिए। तो 1971 के जंग के बाद इसको हम ईस्टर्न पोर्शन बांग्ला पड़ा, ईस्ट बांग्ला पड़ा, और उसका जो पश्चिमोत्तर पार्ट था वो वेस्ट बांग्ला, वही पश्चिम बंगाल के तौर पे जाना गया, जो आज हमारा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल है, जहां के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी है ना जी। एक टर्म आता है पेनिनसुला, प्रायद्वीप, एक टर्म आता है पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप का मतलब, हिंदी उसका प्रायद्वीप है, इंग्लिश है पेनिनसुला। अगर मगर कुछ नहीं, एक ऐसा क्षेत्र जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा या पानी से घिरा हुआ है, सीधी सी बात है। जैसे देखिए आप, एक तरफ है आपका पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर है, बॉटम यानी कि नीचे है इंडियन ओशन और साइड में बे ऑफ बंगाल है। एक ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है उसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा भारत का बॉटम लेवल का क्षेत्र जो आता है, ठीक है जी। इसलिए कहता है यह वह स्थल है या वह भाग है जो तीनों तरफ से, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं और उसी को इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी सर। आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, अगर हम एक एक लाइन थ्योरी पढ़ाएं तो वो डिटेल्ड क्लास होगी, लेकिन आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसका भौगोलिक स्थिति देखें, हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान पड़ता है, भारत में जितने भी तटीय रेखा हैं उसकी लंबाई कितनी है, उनका नाम क्या है, तटीय रेखा का नाम क्या है, भारत कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपने पड़ोसी देश से। उसके साथ साथ हमने देखा कि जितने भी तटीय रेखा हैं वो टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, वो कहाँ कहाँ पर से शेयर करते हैं। इसके साथ हमने देखा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये देखा हमने भारत का अंतिम बिंदु, और उसके साथ पूरे भारत का अंतिम बिंदु जो अंडमान निकोबार में है पूरे भारत का, वो है आपका इंदिरा पॉइंट, उसके बारे में भी जाना। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल कन्याकुमारी, गौर माता गुजरात में और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, सैनिक स्कूल, नेतरहाट, नवोदय
या फिर आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून सिमुतल्ला की तैयारी करते हैं, आगे चल करके जो 10th में हैं और वो बिहार बोर्ड में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, चाहे वो हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बिहार में स्टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको देना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ज्योग्राफी को लिया है या फिर जीके जीएस में 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते ही हैं, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्योग्राफी से 30 से 32 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी ये डायरेक्ट टच करते हैं। ये फाउंडेशन है, हम एडवांस में बताएंगे क्या है नहीं है, 10 साल का 20 साल का एनालिसिस भी बताएंगे बीपीएससी का। यूपीएससी बहुत ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज का कहने का मतलब है आपको 6ठी से लेकर के 12वीं तक और अपने ग्रेजुएशन सेक्टर अगर वो सब्जेक्ट उसमें शामिल है उतना का फंडा क्लियर होना चाहिए, तब यूपीएससी में आप पीटी के लिए सोच सकते हैं। सीसेट पेपर में, वो भी जीएस पेपर में, सीसेट के लिए आपको बार बार रीजनिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी की भी बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। कहने का मतलब भारत में सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आज के डेट में पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं या कितने स्टेट्स हैं, तो 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं या यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो टोटल 8 हैं। पहले 7 था, मैं स्वीकार करता हूं पहले 7 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ने के कारण 9 हो गया। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाने के कारण 1 घट गया, इसलिए 9 से 1 घटाते हैं तो 8 हो गया। यह है भारत का यूनियन टेरिटरी या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए मैं इसलिए भारत के पुनर्गठन में उन चीजों को जोड़ रहा हूं जो कि बिहार से रिलेटेड हो और सन 2000 में कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ का एरिया 1 नवंबर 2000 को वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। दूसरा आता है आपका झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को उससे अलग हुआ। किससे? बिहार से अलग हुआ। और एक और है जो 2000 में फॉर्मेशन जिसका हुआ था, वो है आपका उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, यानी कि 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर, है ना। 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड का हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड का हुआ था, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का हुआ था। याद हो गया आपका? और टोटल का ईस्वी है 2000, है ना जी। सन 2000 की घटना है। इसको भौगोलिक क्षेत्र में इसको बांटा जो गया है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर को उत्तराखंड को, 15 नवंबर को झारखंड को, और ये सन 2000 की बात है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिहार परिवेश के बारे में जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि कब हुआ। बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 का बिहार का जो है गठन हुआ। उसके बाद हम उसके पड़ोसी को देखते हैं, पश्चिम बंगाल को 1 नवंबर 1956 को हुआ। साइड में झारखंड को देखते हैं, 15 नवंबर 2000 को हुआ। साइड में छत्तीसगढ़ है, 1 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को हुआ। और उसके ऊपर देखते हैं तो नेपाल है, उसको कोई टच नहीं करना है। और साइड में आपका पश्चिम बंगाल हो चुका है। बस इतना ही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ उड़ीसा, एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ झारखंड। टोटल इतने ही स्टेट्स हैं जो बिहार से कवर करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसके बारे में देखेंगे। अगर यूनियन टेरिटरी की बात होती है कि भारत की जो नई दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसका गठन कब हुआ है, तो उसका जो गठन है यूनियन टेरिटरी का 1956 में हुआ है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का गठन 1992 में हुआ है। ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा कि दिल्ली का जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा 1956 में दिया गया और नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा 1992 में दिया गया। तो भारत के पुनर्गठन में आपने बिहार के बारे में जाना, छत्तीसगढ़ के बारे में जाना, झारखंड के बारे में जाना, और उसके साथ साथ आपने जाना, आप किसके बारे में जाना, आपने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के बारे में जाना। साइड में बिहार के जो पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, इसका गठन कब हुआ, ये सब आपने जाना। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जब एक एक पार्ट को डील करेंगे,
सब्जेक्ट को, टॉपिक को डील करेंगे। एनफ टाइम, अगर जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग गए कोई भी कंपटीशन तैयारी करने के लिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एनफ टाइम है। कोई कहता है कि बहुत कम समय है तो गलती आपकी है। कम कहेंगे तो वाकई में कम समय है। अगर कहेंगे नहीं मेरे पास 6 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 5 महीने, 4 महीने हैं तो सही, उसका यूटिलाइज करना। जब आपको इतना चिंता था तो आप पहले तैयारी कर लेते। इसलिए जो समय है उसी को स्वीकार कीजिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव नेचर्स के होते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, जो भी रिजल्ट लाते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, उनके पास भी उतना ही समय होता है। फर्क इतना है कि कौन हार्ड वर्क करता है, उसके साथ कौन स्मार्ट वर्क करता है, अपना रूटीन कितना अच्छा बनाता है। एक्सक्यूज मी। जब यूनियन टेरिटरी की बात होती है तो एक टेरिटरी है आपका पुदुचेरी। ऐसा कहा गया है कि पुदुचेरी में जो फ्रेंच का जो शासन था, टोटल 5 पार्ट था। पहला था कराईकल, दूसरा था याणम, तीसरा था माहे, चौथा था पुदुचेरी और 5वां में था चंद्रनगर। इस सब पर फ्रेंच कॉलोनी ही था। आज भी जब हम पौंडीचेरी जाते हैं, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन सीएमबीटी बस स्टैंड से, तो चेन्नई से 151 किलोमीटर दक्षिण की ओर जब जाते हैं तब वो पौंडीचेरी क्षेत्र आता है, जो कि फ्रेंच का कॉलोनी हुआ करता था। आज भी फ्रेंच के लोग वहाँ रहते हैं। आज भी वहाँ अगर आप वहाँ के गलियों में घूमेंगे, संडे मार्केट या फिर एमजी रोड, तो आप या फिर समुद्र के बीच के रॉक बीच के पास घूमेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ फ्रेंच के लोग आज भी रहते हैं। उसी तरह से रहते हैं जिनका घर आज़ादी के पहले जिस तरह से बना हुआ था, आज भी वैसा ही है। भारत के लोगों ने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने देखा, उन चीज़ों को महसूस किया। अब आते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आप सबसे पहले जानिए, भारत में 28 राज्य तय है। आज की जो तारीख है आपका, आज तारीख है 13 अक्टूबर 2023। आज के डेट में भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब उन राज्य को साइड में, पहले यूनियन टेरिटरी को पहले देखते हैं। यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है? सबसे पहले देखिए दिल्ली, दूसरा है आपका चंडीगढ़, तीसरा है आपका दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, फिर उसके बाद है लक्षद्वीप, उसके बाद है अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद है पौंडीचेरी, उसके बाद है आपका लद्दाख और उसके बाद है जम्मू कश्मीर। यानी कि टोटल 8 हैं। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। हमने 6 को गिनाया, 2 को छोड़ दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि भारत के 28 राज्य कौन कौन है। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, केरल है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, गोवा है और तेलंगाना है। ये भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हमने बता दिया है। जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो जब आप आईएएस कैडर में रहेंगे और आपका कहीं पोस्टिंग होगा, आईपीएस कैडर में रहेंगे या बीपीएससी भी रहेंगे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो जहां पोस्टिंग होगी तब आपको जानकारी होना चाहिए वहां जीरो की संख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, चाहे वह स्टेट का हो या यूनियन टेरिटरी का। तभी तो जानेंगे कि आप जहां नौकरी पेशा हैं, जो आप या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां का क्षेत्र कैसा है, नौकरी करने जा रहे हैं और किस पोस्ट पर हैं उसके अनुसार आपका क्षेत्र कहाँ है, बाउंड्री कहाँ है, किस ऑफिस में काम करते हैं, कितना आपका फील्ड वर्क है, फील्ड एरिया कितना है, उसके बाउंड्री कितने हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन कितना है, हमारा कंट्रोलिंग पावर कितना होगा, हमें किनको रिपोर्ट करना होगा, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक इन बातों को साथ साथ एक 7 सिस्टर के बारे में जिक्र ना करें तो ठीक ना होगा।
भारत के पूर्वोत्तर राज्य टोटल 8 हैं, लेकिन उसमें 7 सिस्टर सिर्फ 7 है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इतना ही 7 सिस्टर है। ठीक है, उसमें एक सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में आता है। हमने कहा था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो आप जान लें कि भारत पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर, भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, भारत चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भारत त्रिपुरा बांग्लादेश जो जिसको जीरो लाइन कहते हैं वहाँ पर भारत बांग्ला जो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। तो इतने बाउंड्री भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्षेत्र से कवर करता है, शेयर करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे ज़्यादा किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको तपाक से जवाब देना होगा, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अगर आप चाइना कहते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में नेपाल और साइड में भूटान आता है। अब इतना जानने के बाद देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, संबंध व केंद्र शासित देश या प्रदेश कौन कौन से हैं। कहता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चाइना यानी भारत और चीन के बाउंड्री को मैकमोहन कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बाउंड्री को रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बाउंड्री को डुरंड रेखा कहा जाता है। तो आपने 4 बाउंड्री का नाम देखा, जैसे कि आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर है, दोनों के बाउंड्री के बीच के लाइन को क्या कहते हैं? हम लोग तो कहते हैं दीवार कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। तो बांग्लादेश और भारत के बाउंड्री को रेड क्लिफ कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बाउंड्री को क्या कहते हैं? रेड, सॉरी मैंने गलत कहा, यस, भारत बांग्लादेश के बाउंड्री को रेड क्लिफ कहते हैं, भारत चीन के बाउंड्री को मैकमोहन कहते हैं, भारत पाकिस्तान के बाउंड्री को भी रेड क्लिफ कहते हैं, और भारत अफगानिस्तान के बाउंड्री को डुरंड रेखा कहते हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत के राज्यों का जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिलहाल इंट्रोडक्शन में, भारत के बाउंड्री का ये बाउंड्री शेयर होता है, उसके बारे में जाना। भारत के राज्यों का, कुछ राज्यों का देखा हमने कि गठन कहाँ होता है, और आज़ादी के बाद किनका गठन हुआ उनके बारे में भी हमने देखा। उसके साथ हमने देखा भारत से ऊपर यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और कितने बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, राज्य कितने हैं। उसके साथ हमने देखा भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का अंतिम बिंदु देखा, और पूरे भारत का भी अंतिम बिंदु देखा जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है। आज का इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है कि हमें कुछ फीडबैक मिले थे कि आप जो बताते हैं उसको आप वीडियो में कैप्चर करके सर आप इंटरनेट पर डालें। हम कभी कभी उन वीडियो को खोल करके देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ताकि रिवीजन हो जाए। तो हमने ओपनली सबके लिए ओपन कर दिया इसको। जैसे कि जो बच्चा सैनिक स्कूल की, मैं बार बार कहता हूँ, बच्चा, हर गार्जियन, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल, नेतरहाट, नवोदय और सिमुलतला में पढ़े, उसके साथ भी सीबीएसई बोर्ड जो भी बिहार बोर्ड होगा टॉप मोस्ट में पढ़ाई करे, तो रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। तो जहां हमने कभी गलतियां की थी या हमें उतना गाइडेंस